वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात करें थे विद्युत रसायन मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक की। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अंतिम क्लास में पढ़ा था सेल या बैटरियों के बारे में। तो बच्चों, हमने जब सेल या बैटरियों का अध्ययन किया था, सेल या बैटरियां, तो हमने देखा था कि सेल या बैटरियां जो होती है ये दो प्रकार की होती है। और इनमें नंबर एक थी आपके प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जिन्हें आप शुष्क सेल भी कह सकते हो, प्राथमिक सेल या बैटरियां। तो बच्चों देखो, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, इसकी परिभाषा भी देखी थी हमने, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्राथमिक सेलों में उन सेलों को या उन बैटरियों को रखा जाता है जो अगर एक बार आप काम में ले रहे हैं और डिस्चार्ज हो गई, क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, तो उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे सेल या बैटरियां जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो देखो, चार्ज का मतलब होता है किसी वस्तु पर आवेश होना, यानी आवेशित रहना, और डिस्चार्ज मतलब निरावेशित। अब अगर हम किसी सेल या बैटरी को उपयोग में ले रहे हैं, मतलब उसमें से आवेश धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और जब उसको हम पुनः चार्ज करें तो भी उस पर आवेश नहीं आता है, तो उन सेल या बैटरियों को कहते हैं प्राथमिक सेल या बैटरियां। तो ऐसी सेल या बैटरियां जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद, अर्थात एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जिन्हें पुनः आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता है, अर्थात यूज एंड थ्रो जो होते हैं, उनको प्राथमिक सेल या बैटरियों की श्रेणियों में रखते हैं। और बच्चों, प्राथमिक सेल या बैटरियों में अपने जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं उनकी बात करें तो आप लेते हो लेक्लांसी सेल, सबसे ज्यादा काम में। लेक्लांसी सेल को शुष्क सेल के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, ये जो शुष्क सेल है यह आपके काम में आता है जो दीवार घड़ी होती है, उस दीवार घड़ी में, या जो टीवी का रिमोट होता है उसमें, या आपके जो बैटरी होती है उसमें, इनमें हमेशा शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो, बात करते हैं हम लेक्लांसी सेल की। लेक्लांसी सेल, और लेक्लांसी सेल की बात करें जिसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं, यहां से क्वेश्चन में आ सकता है। तो लेक्लांसी सेल या शुष्क सेल में सबसे पहले लेते हैं बच्चों परिपथ चित्र। नंबर एक लेते हैं परिपथ चित्र। किसी भी सेल को सबसे पहले उसका चित्र बनाते हैं। तो देखो, परिपथ चित्र बनाएंगे तो शुष्क सेल जो होता है इसमें क्या होता है, एक जिंक धातु का पात्र होता है, जैसे ये आपके जेडन का क्या है, पात्र है, जेडन का पात्र। और बच्चों, ये जो जिंक धातु का पात्र होता है, इस जिंक धातु के पात्र में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। इसके मध्य में क्या होती है, ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर हम पीतल की टोपी व्यवस्थित पाते हैं। इसमें जब इस सेल को देखते हो तो आपको महसूस होता है इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, पीतल की टोपी। तो ये तो आपके ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़। और इस ग्रेफाइट की छड़ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये होती है आपके पीतल की टोपी, पीतल की टोपी ये होती है आपके। अब क्या होता है, ये जो पीतल की टोपी होती है, इस पीतल की टोपी के चारों ओर यहां पर, इस पीतल की टोपी युक्त जो ग्रेफाइट की छड़, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर विद्युत अपघट, सॉरी, MnO2 और कार्बन का विद्युत अपघट या पेस्ट भरा होता है। इस छड़ के चारों ओर एक पेस्ट भरा होता है, जिसका MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, ये इस छड़ के चारों ओर लेपित होता है या भरा रहता है। और जो आपका ये पेस्ट है, इस पेस्ट एवं पात्र जो है, इस पेस्ट एवं पात्र के मध्य विद्युत अपघट्य भरा होता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का, NH4Cl और ZnCl2 का विद्युत अपघट्य ये भरा होता है बच्चों।
तो ये हो गया आपके परिपथ चित्र किसका, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल का। एक बार स्क्रीनशॉट ले पहले आप। ये तो आओ जो परिपथ चित्र, देखो इसकी हम बनावट लिख लेते हैं। बात करें बच्चों इसकी बनावट की, तो पहले देखो मैं बनावट आपको बता देता हूँ, फिर लिख भी देता हूँ। तो बनावट में लिखना है कि आपने को जो जो काम हमने किया है। शुष्क सेल में एक जिंक धातु का पात्र होता है जिसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ग्रेफाइट की छड़ पर पीतल की टोपी व्यवस्थित रहती है। इस छड़ के चारों ओर MnO2 का पेस्ट भरा होता है तथा पेस्ट एवं पात्र के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन बना रहता है। यह इसकी क्या है, बनावट। देखो लिख लेते हैं बनावट। तो बनावट में लेक्लांसी सेल में, लेक्लांसी सेल में एक जिंक का पात्र होता है जिसमें जिसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है तथा इस छड़ के ऊपर तथा इस छड़ के ऊपर या ऊपरी सिरे, ऊपर या ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर पीतल की टोपी, पीतल की टोपी लगी रहती है एवं छड़ के चारों ओर, छड़ के चारों ओर, छड़ के चारों ओर MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड एवं कार्बन ऑक्साइड एवं कार्बन का पेस्ट भरा रहता है, भरा रहता है तथा इस पेस्ट एवं, इस पेस्ट एवं पात्र के मध्य, पात्र के मध्य अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl एवं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और जिसका फॉर्मूला क्या होता है ZnCl2 का विद्युत अपघटन भरा होता है, का विद्युत अपघटन भरा होता है। यह होती है बच्चों आपके लेक्लांसी सेल या शुष्क सेल की बनावट। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाद बात करते हैं बनावट के बाद इसकी क्रियाविधि की। तो देखो क्रियाविधि में होता है क्या है, ये अपना जो पात्र है, इस पात्र में देखो, इस पात्र में क्या होता है, ये जिंक का जो पात्र है, इस पात्र का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और बच्चों किसी भी सेल में जिस छड़ या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो किसका कार्य करता है, एनोड का। तो लेक्लांसी सेल में एनोड के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, जिंक धातु, जिसका काम क्या है, पात्र के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जो ये MnO2 और कार्बन का पेस्ट है, इसमें से ये MnO2 जो होता है, इस MnO2 का क्या होता है, अपचयन। और अपचयन तो किसका हो रहा है, MnO2 का, लेकिन हो कहां पर है, ग्रेफाइट की छड़ पर। कहां पर हो रहा है, इस ग्रेफाइट की छड़ पर। और जिस छड़ पर या इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो क्या बनाता है, कैथोड।
और विद्युत अपघटन क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो जब इस जिंक का अपचयन होता है और सॉरी ऑक्सीजन होता है और ये जिंक किसमें उतर जाता है, Zn2+ में, और इस MnO2 का अपचयन कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड, और इस क्रिया में अमोनियम किसमें उतर जाता है, अमोनिया में। तो ये अमोनिया और ये जिंक आपस में क्या करते हैं, क्रिया, और एक संकुल बना लेते हैं, आपके एक संकुल बना लेते हैं। ये होती है जो इसकी क्रियाविधि। और ये जो आपका लेक्लांश सेल है, इस लेक्लांश सेल से 1.5 वोल्ट का विभव या धारा प्राप्त होती है। तो देखो इसकी क्रियाविधि लिखते हैं। तो क्रियाविधि लिखे हम, तो क्रियाविधि में सबसे पहले लिखते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण। नंबर 1 एनोड पर ऑक्सीकरण। और बच्चों ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक धातु का हो रहा है। तो ये ले लिया Zn ठोस अवस्था में, ऑक्सीकरण मतलब बदल जाएगा किसमें, Zn2+ में। ऑक्सीकरण मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, और जब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो प्लस आवेश आ जाएगा। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। फिर बात करते हैं बच्चों कैथोड पर, और कैथोड पर आपके कौन सी क्रिया होगी, कैथोड पर होगा आपके अपचयन। अपचयन किसका होगा बच्चों, अपचयन होगा आपके जो हमने पेस्ट लिया था मैग्नीज ऑक्साइड का, Mg सॉरी MnO2, MgO2 नहीं MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इसका अपचयन होता है किसकी सहायता से, अमोनियम की सहायता से। अमोनियम तो विद्युत अपघटन में है, और ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, ग्रहण। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अमोनियम पर तो एक ही चिन्ह है प्लस का, तो ये दो अमोनियम ले लेते हैं। अब ये जो MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड जो है आपके, मैग्नीज ऑक्साइड, ये बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड अपचयन की क्रिया में मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, MnOH का होल्ड में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। और ये जो यहाँ पर आपके अमोनियम है, ये अमोनियम बदल जाता है आपके अमोनियम, ये किसमें बदल जाता है, अमोनियम। तो ये होगी एनोड पर, ये कैथोड पर। अब इसकी पूर्ण रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पूर्ण सेल रिएक्शन, तो पूर्ण सेल रिएक्शन आपको जब भी लिखनी हो तो दोस्तों आपको केवल करना क्या है, जो रिएक्शन है आपके एनोड और कैथोड पर, उन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ना। और जोड़ना कैसे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के अभिकारक को एक तरफ लिख दो, फिर तीर का निशान लगा के उत्पादों को एक तरफ, और लिखने के बाद कोई कॉमन चीज है जो क्रॉस हो रही है तो उनको हटा दो। तो देखो ये लिख दिया मैंने Zn ठोस अवस्था में, यहाँ अभिकारक और कुछ नहीं है, ये लिख दिया मैंने MnO2। फिर इसके अलावा 2 मोल अमोनियम दिया हुआ है, ये 2 मोल अमोनियम के लिख दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब ये तो अभिकारक लिख दिए, इसके और इसके दोनों विक्रियाओं के, दोनों के ही उत्पाद लिख दो। तो यहाँ उत्पाद में अपने पास Zn2+ है, एवं साथ में क्या अपने पास Zn2+ के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। यहाँ देखो इसमें क्या है, यहाँ पर भी अपने पास एक तो MnOH का होल ट्वाइस है, और आपके पास 2 मोल अमोनिया है। अब अपने को देखो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया आ रही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया इधर दिया, ये क्रॉस हो जाएंगे, तो शेष अभिक्रिया लिख देते हैं। तो देखो 1 मिनट शेष अभिक्रिया लिखते हैं, हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये लिख देते हैं हम यहाँ पर शेष अभिक्रिया। अब अपने पास पूर्ण सेल रिएक्शन लिखते हैं वापस। तो इस पूर्ण सेल रिएक्शन में रह गया क्या अपने पास, पूर्ण सेल रिएक्शन में देखो Zn रह गया, इसकी क्रिया करवाई आपने किसके साथ, MnO2 के साथ, और विद्युत अपघटन के रूप में क्या लिया, अमोनियम। तो Zn धातु जो है वो तो बदल गया Zn2+ में, मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो बदल गया मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में, MnOH का होल ट्वाइस, और अमोनियम जो है वो बदल गया आपके अमोनिया में। तो ये हो गई इस सेल की पूर्ण
रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी। अब जो ये इसके अंदर पूर्ण सेल रिएक्शन हो गई। यहां जो ये आपके निर्मित अमोनिया है, ये निर्मित अमोनिया यहाँ पे ये जो Zn+2 है, इस Zn+2 के साथ क्रिया कर लेता है कौन? अमोनियम। और ये बदल जाते हैं आपके एक संकुल यौगिक में, एक संकुल यौगिक में बदल जाते हैं। टेट्राएमीन जिंक आयन, जिंक सेकेंड आयन, ये आपके संकुल बन जाता है। ये आप लिखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये जो आपके बात किया जाए, ये जो शुष्क सेल या लेक्लांस सेल है, इस शुष्क सेल या लेक्लांस सेल का विभव कितना है? तो बच्चों इस सेल से 1.5 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है, या इस सेल का विभव कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है, जो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको फेंकने के अलावा अपने पास कोई सारा शेष नहीं रहता है। यह था बच्चों आपका शुष्क सेल या लेक्लांसिक सेल। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इसके बाद अपने दूसरे शुष्क सेल, जो है आपके मरकरी। नेक्स्ट शुष्क सेल ले लेते हैं नंबर 2, मरकरी सेल। मरकरी सेल, तो ये जो मरकरी सेल होता है, शुष्क सेल मैंने बताया कि ये आपके काम में आता है बैटरी में, या आता है आपके रिमोट में, या आता है आपके दीवार घड़ी में। जबकि मरकरी सेल जो होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है? एक तो जो आपके हाथ घड़ी होती है उसमें आता है, या सुनने की जो मशीन आती है उस मशीन में काम में आता है अपने मरकरी सेल। मरकरी सेल को जब हम देखते हैं तो ये आपको एक गोल आकार दिखाई देता है, लेकिन इसकी बनावट को समझते हैं तो बनावट को समझने के लिए परिपथ चित्र जो बना रहा हूं मैं, ये परिपथ चित्र में बना रहा हूं बिल्कुल शुष्क सेल के समान, ताकि ये अपने को आसानी से क्या हो, समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले इसमें भी जिंक धातु का पात्र होता है, लेकिन अब की बार केवल जिंक धातु नहीं होकर, और ये होता है आपके जिंक अमलगम का पात्र। ठीक है, और इस जिंक अमलगम का पात्र जो है, इस पात्र के मध्य वही आपके ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ये ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, इसमें पीतल की टोपी तो होती नहीं है, लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। और वो जो इसमें ग्रेफाइट की छड़ जो है, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर विद्युत अपघट्य का पेस्ट होता है, और वो पेस्ट किसका होता है? HgO का। यहाँ पर एक पदार्थ का पेस्ट बना होता है, और ये पेस्ट होता है बच्चों आपके HgO का। और इस पेस्ट और इस पात्र के मध्य भी एक विद्युत अपघट्य भरा होता है बच्चों आपके, और ये जो विद्युत अपघट्य भरा होता है, ये विद्युत अपघट्य होता है बच्चों आपके KOH का। विद्युत अपघट्य किसका होता है? KOH का। यह होता है विद्युत अपघट्य। ये होता है बच्चों परिपथ चित्र। एक जिंक अम्लगम का पात्र है जिसमें ग्रेफाइट की छड़ है, छड़ के चारों ओर आपके HgO का पेस्ट है, और पेस्ट तथा पात्र के मध्य KOH का विद्युत अपघट्य भरा रहता है। ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसकी बनावट की। तो बनावट में वही आपने जैसे शुष्क सेल या लेक्लांस सेल में लिखा था, सेम वही लिख देते हैं। मरकरी सेल में, मरकरी सेल में जिंक का पात्र होता है, जिसमें ग्रेफाइट की छड़ व्यवस्थित रहती है, जिसके चारों ओर HgO का पेस्ट लगा होता है, एवं पेस्ट तथा
पात्र के मध्य KOH का विद्युत अपघट्य, KOH का विद्युत अपघट्य भरा रहता है, भरा रहता है। यह होता है बच्चों आपके मर्करी सेल की बनावट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। तो बच्चों क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले ये जो जिंक अमलगम में जिंक धातु है इसका ऑक्सीकरण होता है। जिंक का क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जिंक का जब ऑक्सीकरण होगा तो जिंक का जो पात्र है वो किसका कार्य करेगा? एनोड का, क्योंकि सीधी बात है ऑक्सीकरण एनोड पर ही होता है। और यहाँ पर तो बच्चों ये जो HgO है, इस HgO का क्या होता है? अपचयन। अपचयन का हो रहा है ग्रेफाइट की छड़ पर, तो ये ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करेगी? कैथोड का। और विद्युत अपघटन तो अपने पास पहले से उपस्थित ही है KOH। तो देखो इसकी क्रियाविधि लिखते हैं, ये क्रियाविधि लिख लेते हैं इसकी। तो देखो सबसे पहले क्रियाविधि में एनोड पर ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों आपके ZnHg जो है। ऑक्सीकरण केवल जिंक का होगा। ऑक्सीकरण मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Zn2+ में बदल जाता है। और ये जो Zn2+ बना है ये विद्युत अपघट्य के रूप में जो KOH है उसमें उपस्थित OH के साथ क्रिया कर लेता है और बदल जाता है Zn में, और जलकाणु क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है बच्चों एनोड पर। जिंक अम्लगम में से जिंक जो है वो जिंक आयनों में बदल गया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के, और निर्मित आयनों ने KOH में उपस्थित OH से क्रिया की और जिंक ऑक्साइड में बदल गया। अब आप ऐसे 2 अभिक्रिया लिख सकते हो, या करके 2 अभिक्रिया नहीं लिखना चाहते हो, आप केवल एक ही अभिक्रिया लिखते हो, तो जोड़ दो इन अभिक्रियाओं को। तो देखो जैसे जोड़ोगे तो ये जिंक से जिंक क्रॉस हो जाएगा, तो ये जिंक अमलगम प्लस 2 OH बन गया। क्या आपके पास अपने पास निर्मित हो गया जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, और त्याग किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है? आप जब मरकरी सेल में एनोड पर ऑक्सीजन रिएक्शन लिखो तो या तो इन दोनों को लिख दो आप, और अगर आप 2 नहीं लिखना चाहते तो ये एक लिख दो। वैसे अंतर कुछ भी नहीं है, इन दोनों से ही ये बनी हुई है। तो ये होता है बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण। अब बात कर लेते हैं कैथोड पर अपचयन की। कैथोड पर अपचयन, तो देखो अपचयन किसका होगा? कैथोड पर HgO का होगा। और बच्चों इस HgO का अपचयन होगा तो पहले तो प्रारंभ में तो क्या था? KOH विद्युत अपघट्य था, लेकिन देखो KOH ने क्रिया करके क्या बना लिया? जल। तो ये जो HgO है ये अपने किससे क्रिया कर लेगा? जल से। अपचयन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कैसे? देखो इस HgO को तोड़ू मैं तो HgO क्या है? Hg पर तो 2+ और OH अपने ऑक्सीजन पर 2-। तो ये अपचयन मतलब ये Hg 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो HgO में से एक तो बन गया आपके पास Hg धातु, और शेष जो O2- है वो ये जल है। देखो H2O, तो इस H2O को तोड़ोगे तो H+ और OH-, ये O2- इस H+ से जैसे जुड़ेगा क्या बन गया? OH-, तो 2 OH बन जाएंगे, Hg+ 2OH-। देखो HgO में जो Hg2+ है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये बदल गया आपके नॉर्मल Hg में। और ये O2- है इसने जल में उपस्थित H से क्रिया करके OH में बदल गया। इनको मिटा देते हैं, इनकी अपने को आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं। अब बात कर लेते हैं सेल की, पूर्ण सेल रिएक्शन की। पहले एक बार इतना सा स्क्रीनशॉट लो। पूर्ण सेल रिएक्शन के लिए इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पेज को।
ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं बच्चों पूर्ण सेल रिएक्शन। तो पूर्ण सेल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, अभिकारकों को और उत्पादों को एक तरफ लिखना है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन रिएक्शन में तो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये वाले ले लेते हैं। अभिकारक क्या है, ZnHG है, और क्या है, 2OH है, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या है अपने पास, HGO है, इसके अतिरिक्त क्या है, H2O है, और क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो लिख दिए दोनों विक्रियाओं के अभिकारक। अब दोनों के उत्पाद लिख दो। यह क्या अपने पास ZnO है, और क्या है, H2O है, और इसके अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देख लो एक तो Hg है और 2 क्या है, OH माइनस। जो अभिकारक उत्पाद में कॉमन है उनको काट दो। तो देखो 2OH माइनस, ये रे साहब 2OH माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रे 2 इलेक्ट्रॉन, एक जलकाणु, ये रहा एक जलकाणु। तो शेष क्या रह गया वो लिख लेते हैं। तो इसके लिए पहले पेज को हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपने पास ये पूर्ण सेल रिएक्शन क्या हो गई, पूर्ण सेल रिएक्शन। तो देखो पूर्ण सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ZnHG, ये Hg अगर आप नहीं भी लिखते हो तो बड़ी बात नहीं है, प्लस HgO, ZnHG की क्रिया HgO से हो गई। जैसे HgO से क्रिया हुई तो अपने पास बन गया क्या, इधर रह गया देखो आपके पास एक तो ZnO और एक रह गया अपने पास Hg। तो ये होगी आपके मर्करी सेल में होने वाली पूर्ण सेल रिएक्शन। तो ये होती है बच्चों मर्करी सेल जो होता है उसकी क्रियाविधि। अगर बात करें बच्चों इस मर्करी सेल से प्राप्त होने वाली धारा की, यानी मर्करी सेल के विभव की, तो बच्चों मर्करी सेल से जो विभव प्राप्त होता है आपको 1.35 वोल्ट का विभव प्राप्त होता है। 1.35 वोल्ट का विभव। और बच्चों एक मर्करी सेल की खास बात क्या है, इसकी एक खास बात यह है कि मर्करी सेल में जो विभव होता है 1.35 वोल्ट, वो कंप्लीट प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। मतलब इस सेल से स्थिर विभव प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। इन कक्षाओं को नियमित देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।